आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम व्यंजन संधि के ऊपर फोकस कर रहे थे, व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो देखो, व्यंजन संधि के हमने पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर जो 6 तक के जो नियम हैं वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम आगे बात करेंगे 7वें नियम की। तो देखो, व्यंजन संधि का नियम नंबर 7 क्या कह रहा है, हम आपको पुनः स्मरण करा दें कि व्यंजन संधि है वह हमारे व्यंजन संधि के दोनों वीडियो हैं, वो अच्छे से आप देखें, समझें, नोट्स बनाएं, फिर हम आपको बताएंगे उन सारे नियमों को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है। वीडियो के लास्ट में हम ये बात निश्चित रूप से बताएंगे कि जो 12 नियम हैं व्यंजन संधि के, वह महज 2-3 मिनट में बिल्कुल अच्छे से याद हो सकते हैं। हमने पूरे नियमों में एक ऐसी श्रृंखला बनाने का प्रयास किया है कि एक नियम दूसरे नियम से स्वतः ही लिंकलाइज होता जाए, जुड़ता चला जाए। यह बात हम वीडियो के लास्ट में निश्चित रूप से बताएंगे। तो देखो, अब हम फिलहाल वापस टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो नियम नंबर 7 व्यंजन संधि का नियम नंबर 7 कह रहा है कि यदि आ को छोड़कर किसी और स्वर के आगे, यदि आ को छोड़कर किसी और स्वर के आगे स आ जाए, यह श आ को शामिल नहीं करना है, इस आ को छोड़कर किसी और स्वर के आगे ये श आ जाए तो यह जो श है यह श में बदल जाएगा। षटकोण वाला जो दंते स है वह मूर्धन्य श में बदल जाएगा। उदाहरण से अपन समझ सकते हैं इस बात को कि जैसे अभी प्लस शेख, अभी प्लस शेख, तो देखो क्या हो जाएगा, अभी प्लस शेख का अभिषेक। यह जो श था, देखो पहले ई है, आप गौर करें, अभी में पहले ई स्वर है, प्लस के पहले ई स्वर है और उसके बाद में श, ये श आ रहा है। तो कोई भी स्वर है और उसके बाद में श आ रहा है, तो यह जो श है यह किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो अभी प्लस शेख क्या हो गया, अभिषेक हो गया। एक दूसरे उदाहरण के अपन माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे वी प्लस शम, वी प्लस शम क्या हो जाएगा, देखो प्लस के पहले ई है, प्लस के पहले ई है और उसके बाद में ये श है, तो यह जो श है विकार स्वरूप मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो वी प्लस शम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से अपन इस बात को देख सकते हैं कि जैसे वी प्लस शाद है, वी प्लस शाद क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। वी प्लस शाद क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या खास बात है, यद्यपि बहुत सारे जो विद्वान हैं हिंदी के ये कहते हैं कि यह नियम पूरा बहुत सारे उदाहरण हैं उनके ऊपर खरा नहीं उतरता है। तो देखो उन्होंने क्या उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को क्या करने का प्रयास किया है, अपवाद बनाने का प्रयास किया है कि जैसे वी प्लस सर्ग, इसका जो संधि होती है वह होती है विसर्ग। एक दूसरा उदाहरण और हम आपको बताएं कि जैसे वी प्लस सर्जन, विसर्जन, वी प्लस सर्जन, विसर्जन। एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएं कि जैसे अनु प्लस सार क्या हो जाएगा, अनुसार। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको बता दें आपको कि जैसे वी प्लस स्मरण, वी प्लस स्मरण तो क्या हो जाएगा, विस्मरण। हिंदी के व्याकरणों ने इस बात को, इस नियम को अपवाद साबित करने के लिए ये उदाहरण दिए हैं। अब देखो, एक अच्छी समझ रखने वाले कॉम्पिटिटर के लिए, स्टूडेंट के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह सभी उदाहरण अपवाद हैं। हाँ हैं, मानते हैं, लेकिन इनमें देखने योग्य बात यह है कि इनमें संधि कहीं पर भी नहीं है, इनमें सभी में संयोग हुआ है।
न की संधि है, इनमें क्या है, संयोग है, और संयोग होने के कारण ही इस नियम के ये क्या बन गए हैं, अपवाद बन गए हैं। जबकि वास्तव में अपवाद नहीं है, लेकिन इनमें संधि नहीं है, इनमें संयोग है, संयोग होने के कारण इस नियम के ये अपवाद माने जाने लगे हैं। यह अच्छे से अपने दिमाग में रखने योग्य बात है कि सभी शब्दों में कभी भी संधि नहीं होती है। चलो अब अपन बात करें अपने वापस टॉपिक के ऊपर, तो नियम नंबर 8 की। तो नियम नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो नियम नंबर अपना जो 8 है वह ये कह रहा है कि यदि श के बाद में तय थ और न हो तो, यदि श के बाद में तय थ न हो तो ये क्रमशः, ये जो तय थ न है ये क्रमशः तय ठ अणे में बदल जाते हैं, तय ठ अणे में बदल जाते हैं। ये नियम नंबर 8, व्यंजन संधि का नियम नंबर 8 ये कह रहा है। इस बात को उदाहरण के माध्यम से अपन अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे उत्कृष्ट प्लस थ, उत्कृष्ट प्लस अपन बात करें इसकी कि उत्कृष्ट प्लस तय, उत्कृष्ट प्लस तय। तो देखो श है, श के बाद में तय आ रहा है, श के बाद में तय आ रहा है, तो यह जो श है ये किस में बदल जाएगा, यह जो तय है यह किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट प्लस तय बराबर क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस तय क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। एक और उदाहरण देख सकते हैं अपन कि जैसे शस्य प्लस थ, षष्ठ प्लस थ, देखो श के बाद में थ आ रहा है, तो थ किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। जैसे तो क्या हो जाएगा, ये षष्ठ, षष्ठ प्लस थ क्या हो जाएगा, षष्ठ। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे त्रिश प्लस ना, त्रिश प्लस ना। अब देखो श है, श के बाद में न आ रहा है, तो ये जो न है ये किस में बदल जाएगा, अणे में बदल जाएगा, अणे में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिश प्लस ना बराबर क्या हो जाएगा, तृष्णा। यह था नियम नंबर 8। अब देखो अपना नियम नंबर 9 क्या कह रहा है। नियम नंबर 9, नियम नंबर अपना जो 9 कह रहा है कि यदि पहले भाग में ई री रे या श, ई री रे या श हो तथा दूसरे भाग में कहीं पर भी न हो। नियम नंबर 9 कह रहा है कि यदि पहले भाग में ई री रे या श हो तथा दूसरे भाग में कहीं पर भी न हो, तो यह जो न है यह अण में बदल जाएगा। यह जो न है ये किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। जैसे प्र प्लस मान, प्र प्लस मान। तो देखो क्या हो जाएगा, प्र पहले भाग में रह है और देखो आगे क्या है, आगे न है, कहीं पर भी न हो तो आगे न है, यह न है ये किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्र प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा, प्रमाण। जैसे एक उदाहरण और, परि प्लस नाम, परि प्लस नाम। यहाँ पर देखो पहले भाग में री है और दूसरे भाग में ई री रे या श, मतलब रे मान लो, पहले भाग में रे है और आगे क्या है, न है, तो ये जो न है ये किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। अण में बदलते ये परि प्लस नाम क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। जैसे और अपन बात करें कि जैसे नर प्लस अयन है, नर प्लस अयन है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो होने के लिए यह नारायण होगा, नारायण होगा। पहले ये बात समझ लो कि न का क्या हो गया है, अण हो गया है, क्योंकि पहले भाग में र था और बाद में कहीं पर भी न आ गया, तो ये न किस में बदल गया, अण में बदल गया। लेकिन बात यह है कि नर का नारायण क्यों नहीं हुआ, नारायण क्यों हुआ, इसके पीछे कारण है कि जो अयन प्रत्यय है, अयन प्रत्यय के कारण जो प्रारंभ में जो ए लगा हुआ है वह आ में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ ए है और यहाँ पर भी ए है, दीर्घ संधि के कारण यह ए और ए मिलके क्या हो गया है, आ हो गया है, इसलिए नारायण शब्द हो गया है। यद्यपि नारायण शब्द को दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण भी माना जाता है। आगे अपन बात करें अपने नियम नंबर 10 की। नियम नंबर 10 बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है नियम नंबर 10 की। इसमें है कि सम
और परि उपसर्ग के बाद में, सम और परि उपसर्ग के बाद में जब कभी भी क्री धातु का कोई शब्द आए, क्री धातु का कोई शब्द है मतलब कैसे बना हुआ कोई शब्द आए, सम और परि उपसर्ग के बाद में कैसे बना हुआ कोई भी शब्द आए तो क्या हो जाएगा, सम के बाद में ऐसा होगा तो इस से का आगम हो जाएगा, और परि के बाद में ऐसा होगा तो इस से का आगम हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ये कि सम और परि उपसर्ग है, उसके बाद में क्री धातु का कोई शब्द आएगा तो सम के बाद में होगा तो ये से, और परि के बाद में होगा तो ये मूर्धन्य से का आगम हो जाएगा। उदाहरण से अपन देख रहे हैं इस बात को कि जैसे परिप्लसकार, परिप्लसकार, तो देखो क्या हो गया, परि उपसर्ग है, उसके बाद में क्री धातु मतलब क आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इस से का आगम हो जाएगा, इस से का आगम होते ही परिप्लसकार बराबर क्या हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा। एक दूसरे उदाहरण से अपन और देखें, जैसे समप्लसकरण, समप्लसकरण, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सम है, सम उपसर्ग के बाद में क आ रहा है, इसका मतलब ये जो है बीच में इस से का आगम हो जाएगा, इस से का आगम होते ही देखो क्या हो जाएगा, ऊपर संस्करण, समप्लसकरण क्या हो जाएगा, संस्करण हो जाएगा। अब इसमें देखो समझने वाली बात क्या है कि यह जो ऊपर है अनुस्वार है यह कैसे चला गया, यह शह तो आगम हो गया, सम उपसर्ग के बाद में क आने के कारण शह का आगम तो हो गया, लेकिन यह जो मैं है ये ऊपर कैसे चला गया, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 4 था उसमें हमने बताया है कि जब कभी भी मैं के बाद में कोई व्यंजन हो तो मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। उस नियम के तहत यह जो मैं है ये अनुस्वार में बदल गया है। यह जो नियम था ये नियम नंबर 10 था, जो हमें उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। यद्यपि बहुत सारे उदाहरण हैं इसके और देख सकते हैं आप, समप्लसकृत है जो संस्कृत हो गया, समप्लसकृत संस्कृत हो गया, और देख सकते हैं जैसे परिप्लसकृत है, परिप्लसकृत है यह परिष्कृत हो गया, परिष्कृत। ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं वो नियम नंबर 10 के देखने को मिल सकते हैं। अब अपन बात करें नियम नंबर 11 की। नियम नंबर 11 है वह अहन की संधि का है, मतलब ये कह रहा है कि अहन के बाद में यदि रह हो, अहन के बाद में रह हो तो अहो हो जाएगा, अहन के बाद में रह होगा तो अहन का क्या हो जाएगा, अहो हो जाएगा। और अहन के बाद में अगर रह के अलावा होगा, रह के अलावा, रह के अलावा कोई होगा तो क्या हो जाएगा, अहन का अहर हो जाएगा। समझने वाली बात है कि अहन के बाद में जब कभी भी रह आएगा तो अहन अहो हो जाएगा, और अहन के बाद में यदि रह के अलावा कोई दूसरा होगा तो जो अहन है वह अहर में बदल जाएगा। अपन उदाहरण से देख लेते हैं इस बात को कि जैसे अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि। अब देखो अहन प्लस रात्रि तो क्या हो जाएगा, अहन है, अहन के बाद में र आया है तो अहन किस में बदल जाएगा, अहो में बदल जाएगा, और आगे क्या है, रात्रि। तो देखो शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण की बात करूं तो अहोरात्रि शुद्ध शब्द नहीं होता है, अहोरात्र ही शुद्ध होता है। इसलिए अहन प्लस रात्रि का जो संधि करेंगे वो अहोरात्र ही होगा, और अहोरात्र का संधि विच्छेद करेंगे तो अहन प्लस रात्रि ही होगा, रात्र कभी भी नहीं होगा। यह ध्यान रखने योग्य बात है। एक उदाहरण से और अपन समझ लेते हैं कि जैसे अहर प्लस निश, अहर प्लस निश। अब देखो अहन है, अहन है, अहन प्लस निश। अब देखो अहन के बाद में र के अलावा मतलब न आया है, र के अलावा आया है तो यह जो अहन है यह किस में बदल जाएगा, अहर में बदल जाएगा, है। अब देखो समझने वाली बात है कि अहर में बदलेगा, र है वह हलंत का है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो यह नी के ऊपर चला जाएगा, आगे वाले के ऊपर चला जाएगा तो अहन प्लस निश क्या हो जाएगा, अहरनिश। अहोरात्र और अहरनिश दोनों का ही अर्थ रात दिन होता है, यह समझने वाली बात है। आगे अपना नियम नंबर 12 है जो अव्यंजन संधि का अंतिम नियम है। इसमें हम कह रहे हैं कि जब कभी भी द के बाद में, जब कभी भी द के बाद में क, त, थ,
पै और श, ये 5 वर्ण हो, कै तै थ पै से, द के बाद में जब कभी भी कै तै थ पै से हो तो यह जो द है यह तय में बदल जाता है। यह जो द है यह किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं। यद्यपि इस नियम में बहुत सारे जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। जैसे उदाहरण से हम आपको बताएं कि जैसे उद प्लस सर्ग है, बहुत सारे जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने इसका टुकड़ा ही ऐसे किया है, उत्त प्लस सर्ग किया है। अब सोचो, जब उत्त प्लस सर्ग किया है तो इसमें संधि होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यह तो संयोग हो गया, संधि इसमें बनी नहीं सकती। और यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी कै तै थ पै से ये होंगे तो उनके पहले हमेशा द ही आता है उपसर्ग के रूप में। उत्त उपसर्ग नहीं होता है, उद ही होता है। तत् उपसर्ग नहीं होगा, तद ही होगा। ऐसी स्थिति में कै तै थ पै से होने की स्थिति में तो देखो क्या होगा, उत्त प्लस सर्ग, इसका जो सही है वह क्या हो जाएगा? उत्सर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द के बाद में स आ गया तो द है यह किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। और उदाहरण से समझ सकते हैं अपन, जैसे है संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य, संसद द है, द के बाद में स आ गया तो क्या हो जाएगा? संसद सदस्य, संसद सदस्य। ये द है ये किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा, संसद सदस्य हो जाएगा। जैसे अपन और बात करें, तद प्लस पुरुष, तद प्लस पुरुष, ये द है, द के बाद में प आ रहा है तो द किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तद प्लस पुरुष तत्पुरुष हो जाएगा। तद प्लस पुरुष क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। एक उदाहरण और अपन देख सकते हैं कि जैसे सत्य प्लस कार है, सॉरी सद प्लस कार है, सद प्लस कार, द के बाद में क्या आ रहा है? कै आ रहा है तो द किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सद प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा? सत्कार। इस प्रकार व्यंजन संधि के जो 12 नियम थे वो हमने 2 वीडियो में आपको प्रस्तुत किया है, आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी आपसे हमने जो वादा किया था कि वीडियो के अंत में हम आपको जो 12 नियम हैं वो 2 मिनट में समझाने का प्रयास करेंगे। और हमने कहा था कि जो एक नियम है दूसरे नियम से लिंकलाइज है, इस बात को भी हम अभी इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, तो व्यंजन संधि के हमने जो 12 नियम बताए हैं, हमें उम्मीद है आप अपनी नोटबुक में नोट्स टाइप में लिख लिए होंगे। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि उनको याद कैसे करना है। देखो, लिंकलाइज किया है हमने, हमारा जो नियम नंबर 1 है वह नियम नंबर 2 से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम आपकी समझ विकसित कर रहे हैं, आपके याद करने के तरीके को बहुत सिंपल बना रहे हैं, बहुत ईजी बना रहे हैं। तो देखो, नियम नंबर जो 1 था वो व्यंजन संधि का नियम नंबर जो 1 था, आप गौर कीजिए, उसमें हमने कहा था कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या कोई अंतस्थ व्यंजन य लेवे आ जाए तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बिल्कुल, हमारा जो नियम नंबर 2 है वह यह कह रहा है कि पहले तो प्रथम वर्ण ही हो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में। अब देखो, यहां तीसरा और चौथा था तो यहां हमने शामिल कर दिया 5वां वर्ण। आपकी समझ विकसित करने के लिए, याद सहज ही हो जाए, इसलिए हम ऐसा लॉजिक, ऐसे ट्रिक बता रहे हैं आपको जो आराम से आप समझ सकते हैं। यहाँ हम दूसरे नियम में कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, क्योंकि तीसरा और चौथा यहाँ ले लिया था, यहाँ पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण हो तो यह अपने वर्ग के कौन से में? 5वें वर्ण में बदल जाएगा। अब हमने नियम नंबर 3 है, ये पंचम वर्ण से ही शुरू किया है कि यदि न के बाद में कोई स्वर आ जाए तो यह न किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। नियम नंबर 4 बिल्कुल हमने इसी में से शुरू कर दिया कि मैं के बाद में कोई व्यंजन आ जाए, मैं के बाद में कोई व्यंजन हो तो यह जो मैं है यह किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद बिल्कुल इजी वे में हो जाएंगे।
नियम नंबर 5 थोड़ा सा हटकर था कि जब कभी भी किसी भी स्वर के बाद में किसी भी स्वर के बाद में 6 आ जाए, किसी भी स्वर के बाद में 6 हो तो बीच में किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। यह एक हटकर नियम था जो सहज ही आपको याद हो सकता है। जो हमारा नियम नंबर 6 था वह तय की संधि का था। तय की संधि का जो बहुत सिंपल थी। हम आपको पुनः स्मरण करा दें, इसके नियम बहुत सिंपल थे। तो देखो उपनियम नंबर 1 कह रहा था कि यदि तय के बाद में छ आ जाए तो तय का च हो जाएगा। उपनियम नंबर 2 था कि यदि तय के बाद में ज आ जाए तो तय का ज हो जाएगा। उपनियम नंबर 3 था कि यदि तय के बाद में ट आ जाए, तय के बाद में ट आ जाए तो तय का ट हो जाएगा। उपनियम नंबर 4 था कि यदि तय के बाद में ढ आ जाए तो तय का ड हो जाएगा। उपनियम नंबर 5 था, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखो आप गौर करो, च ज ट ड बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमने उपनियम नंबर 5 में आपसे कहा है कि यदि तय के बाद में ल आ जाए, तय के बाद में जो ल आ जाए तो तय का क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। उपनियम नंबर जो 6 था हमने उसमें कहा है, आप बिल्कुल देखते जाइए, मिलाते जाइए और स्मरण करते जाइए इस बात को कि जो उपनियम नंबर 6 था हमने कहा था कि तय के बाद में जब कभी भी श आ जाए तो इसमें दोहरा परिवर्तन हो रहा था। तय का तो हो रहा था च और श का हो रहा था छ। उपनियम नंबर जो 7 था उसमें हमने कहा था कि तय के बाद में जब कभी भी है आ जाए, इसमें भी दोहरा परिवर्तन था। तय के बाद में है आ जाए तो तय का तो हो जाएगा द और इस है का है इसका हो जाएगा ध। ये उपनियम नंबर 7 था, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, देखो कंटिन्यू है। और फिर उपनियम नंबर जो 8 था वह ये कह रहा था कि जब कभी भी तय के बाद में ये स आ जाए तो इस स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यह उपनियम नंबर तय की संधि का उपनियम नंबर 8 था। अब देखो चलते हैं हम नियम नंबर 7 की तरफ। देखो इसमें क्या है कि जो अब तक पढ़ रहे थे अपन तय की संधि के उपनियम पढ़ रहे थे, तय की संधि के उपनियम पढ़ रहे थे। नियम तो 6 ही था, छठवां जो नियम था तय की संधि का उसके उपनियम पढ़ रहे थे। लेकिन अब अपन वापस उपनियम को छोड़कर नियम पर आ रहे हैं। तो नियम नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 में हम कह रहे हैं आपको, हमने आपको बताया था कि ए आ को छोड़कर, नियम नंबर 7 कह रहा था कि ए आ को छोड़कर किसी और स्वर के आगे यह श आ जाए। देखो इसको हमने 7वें नंबर पर क्यों लिया है? क्योंकि तय की संधि का उपनियम नंबर जो 8 था वह इसी स से शुरू हुआ था, इसी स से अंत हुआ है। तो हमने यहाँ उसी को साथ में लेकर, ताकि आपको याद करने में सहूलियत रहे, इस हिसाब से हमने इसको ले लिया है। और हमने नियम नंबर 7 बनाया कि ए आ को छोड़कर किसी और स्वर के आगे स आ जाए तो यह श किस में बदल जाएगा? इस श में बदल जाएगा। नियम नंबर जो 8 है हमने इसी श से ले लिया है कि श के बाद में जब कभी भी तय थ न हो तो ये क्रम से तय थ न किस में बदल जाएंगे? ट ठ और अण में बदल जाएंगे। नियम नंबर जो 9 था वह बिल्कुल सिंपल था। हमने नियम नंबर 9 में कहा है कि पहले भाग में क्या हो, कहीं पर भी ई री रे या श हो, ई री रे या श हो, और दूसरे भाग में कहीं पर भी न हो, तो यह जो न है यह किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। हमने नियम नंबर 10 है वो बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया है, शम और परि उपसर्ग का था कि शम और परि उपसर्ग के बाद में जब कभी भी क्री धातु का कोई शब्द आए तो शम के बाद में आएगा तो श का आगम हो जाएगा और परि के बाद में आएगा तो इस मूर्धन्य श का आगम हो जाएगा। नियम नंबर 10 बिल्कुल सिंपल था। नियम नंबर में 11 की बात करूं तो अहन की संधि का था कि अहन के बाद में अगर र आएगा तो अहो हो जाएगा, और अहन के बाद में अगर र के अलावा आएगा तो यह किस में बदल जाएगा? अहर में बदल जाएगा, ये अहर में बदल जाएगा। नियम नंबर 12 था वह बिल्कुल सिंपल है कि द के बाद में जब कभी भी क त थ प और स होंगे तो यह द किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा।
इस प्रकार व्यंजन संधि के जो 12 नियम हैं यह मुश्किल से 3 मिनट के नियम हैं। एक बार आपको अभ्यास करना है, एक बार आपको इन नियमों को अच्छे से याद करना है, फिर आप सहज ही इन नियमों में समझ विकसित कर लेंगे। और ये हमारा वादा है कि व्यंजन संधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चाहे पूछा जाए, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।